इसलिए हम सबको देने के व्यवहार में हम योग करते हैं और फिर हम जैविक खेती और आहार की चर्चा करते हैं। हम सामाजिक चिंतन भी करते हैं, हम राष्ट्र चिंता भी करते हैं और हम व्यक्तियों की चिंता करते हैं। सभी विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। तो ऐसे लोग जो समाज सेवा करते हैं, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, किसान हैं, अनुभवी हैं, उनको भी हम इस दैनिक उगाए कार्यक्रम में जोड़े। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं चीफ गेस्ट की ओर। तो मैं परिचय कराना सदन को, आज के चीफ गेस्ट आदरणीय रोडमल आर जी जुड़े हैं। हाँ, मैं आदरणीय रोडमल आर जी का परिचय कराना चाहता हूं आप लोगों को कि रोडमल आर जी के बारे में लिंक में लिखा है कि आप जो है योग प्रचारक हैं और पूर्णकालिक सेवावर्ती हैं और आप ग्रामीण आरोग्य केंद्र जो परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी पतंजलि योगपीठ से ग्रामीण आरोग्य केंद्र की योजना संचालित है, उसको भी आप देखते हैं। और आपके बारे में बताना चाहता हूं कि आप शाजापुर जिले मध्य प्रदेश से हैं और पूरे शाजापुर जिले के गांव-गांव जाकर के आपने शाजापुर को योगमय बना दिया है। आपने प्रशासन के साथ, डीएम के साथ और विभिन्न अधिकारियों के साथ मिल करके और इतने बड़े बड़े शिविर लगाए हैं, जैसा कि हमने कल देखा मयूर आसन और शीर्ष आसन और सैकड़ों भाई बहनों के साथ आप योग करा रहे हैं। यह योग की गंगा आपने शाजापुर में बहाई। मैं चाहूंगा कि आप आए और आपने जो योग गांव-गांव में गए, आपने योग का प्रचार प्रसार किया, चाहे वो सूर्य नमस्कार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, चाहे सूर्य 75 को सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हो, चाहे स्वदेशी का हो और जैविक खेती के। आप पीजीएस के ग्रुप लीडर भी हैं। हमारे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में जो जैविक प्रमाणीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसके आप ग्रुप आपने बनाया है, आप ग्रुप लीडर भी हैं, आप जैविक कृषक भी हैं, आप स्वदेशी प्रचारक भी हैं और आप एक योगाचार्य भी हैं। आइए, और ग्रामीण आरोग्य केंद्र के आप जो है प्रचारक हैं और उसके स्थापना करता है। आइए, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और दैनिक युवा कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें, मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओम। सभी को सादर प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को एवं श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को हम नमन करते हुए आज इस सदन में जुड़े सभी भाई बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से पतंजलि योगपीठ मुख्यालय हरिद्वार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता। आज का जो कार्यक्रम, आज की कक्षा आदरणीय बहन जी ने इतना सरलता से समझाया, सबको योग अभ्यास करवाया। पुनः मैं हृदय की गहराइयों से बहन जी को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब बहनें आगे आएगी ना, योग स्वदेशी और क्रांतिकारी जब आंदोलन के समय में, तो पूरा राष्ट्र हमारा अपने आप ही मजबूत बन जाएगा, बलवान बनेगा। तो बहनों को हमें सबसे आगे लाना है। आदरणीय, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी हाँ, झारखंड में एकदम स्पष्ट आवाज है योगाचार्य। निवेदन ये करता हूँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज का छोटा सा संदेश देकर फिर आपको मेरे पीछे जो जैविक सब्जियां फल लगे हुए इनका भी परिचय कराऊंगा मैं। अभी आते हैं हम ग्रामीण आरोग्य केंद्र। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा। जितने भी भारत में जुड़े भाई बहन संगठन के, सबको लाभ मिले इस योजना का, इसलिए एक छोटी सी लघु योजना प्रारंभ करी जिसे हम कहते हैं पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र। इसके माध्यम से पतंजलि के जितने भी दिव्य फार्मेसी के 500 से अधिक उत्पाद आते हैं, हम सबको छोटे से लघु ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलकर वहां उसका विक्रय कर सकते हैं। और जो बेरोजगार युवा हैं और जो भाई बहन ऐसा है जो किसी प्रकार से कार्य करने में असमर्थ हैं, नौकरी नहीं मिल रही हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 2 से 2.5 लाख रुपए में मात्र आपका चल सकता है, जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। महीने में आप लगभग 20 से 25 हजार रुपए घर कमा सकते हैं। इस योजना को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने आपके बीच में लॉन्च किया है। विशेषकर पतंजलि से जुड़े कार्यकर्ता और जो भी राष्ट्रभक्त हैं, स्वदेशी के महत्वपूर्ण प्रचारक हैं, स्वदेशी का जीवन में नियमित रूप से उपयोग करते हैं, उनके लिए बहुत खास करे। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े मेगा स्टोर या चिकित्सालय और शहरी आरोग्य केंद्रों में तो 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। चिकित्सालय होते हैं उसमें 10 से 50 लाख तक होते हैं, और जब मेगा स्टोर होते हैं उसमें
1 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक खर्च होते हैं। ग्रामीण आरोग्य केंद्र में मात्र आपका 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च होता है और बहुत सरलता से कार्य की गतिविधि हम पतंजलि योगपीठ मुख्यालय से सरलता से उसको संचालित करते हैं। जिस भाई को जहाँ इच्छा होती है वहाँ का हम लोकेशन देखते हैं, लोकेशन देखकर दुकान है, उसका व्यक्तिगत कैसा परिचय है, भाई कैसा है, सेवा भावी है, इसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, पूरी जानकारी हम मुख्यालय दे देते हैं और फिर आपका केंद्र वहां से 3 दिन में मात्र सिलेक्शन हो जाता है, उसका अप्रूवल हो जाता है। तो इतनी अच्छी खासकर योजना है, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। 2.5 से 3 लाख रुपए में कोई सा भी आरोग्य केंद्र आपको आज तक नहीं मिला था, लेकिन सरदार के मन में एक स्वदेशी के प्रति एक भाव पैदा हुआ कि क्यों ना गांव के लोगों तक इस हम जो स्वदेशी का अभियान है इसको पहुंचाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का कहना है, उनका संकल्प है कि जो गांव में बना हो, गरीब से लिया हो और जो गरीब द्वारा उत्पन्न होता हो वह चीज स्वदेश, उसको हम गांव तक क्यों ना पहुंचाए। तो इस ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से आप हर जगह पहुंचा सकते हैं और जो भी आपका सपना है स्वदेशी का, जैसा मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ लगभग 22 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और 8 से लेकर 18 घंटे तक नियमित इसी सेवा में आप लोगों की में लगा रहता हूँ। जहाँ मेरी जरूरत पड़ती है वहां आपके बीच हाजिर हो जाता हूँ और तत्काल 100% अपना समय राष्ट्र के लिए लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं एक व्यक्ति नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ, ये पूरा राष्ट्र मेरा घर है, मैं ऋषियों की संतान हूँ, मैं अपने पूर्वजों का सपना साकार करने के लिए मेरा उदय हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। मैं एक यदि अच्छा या बुरा काम करूंगा तो मेरा पूरा राष्ट्र प्रभावित होगा, मेरे राष्ट्र की पूरी जीडी मेरे ऊपर टिकी हुई है। ऐसा हर व्यक्ति को सोच के काम करना चाहिए। तो जो भाई बहन ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलकर अपना व्यवसाय करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर एक मैसेज दूंगा, आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे भी कॉन्टेक्ट हो पाए तो आदरणीय मुनीलाल जी भ्राता जी को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम मुनीलाल जी कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जो महा अभियान चल रहा है यज्ञ, इसमें सब अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। तो आप जरूर उस ग्रामीण आरोग्य केंद्र को खोल के अपने शहर में व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं स्वयं एक ग्रामीण आरोग्य केंद्र का संचालक हूँ। मैं अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद में परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा जो दी गई सेवा वो खत्म समाप्त होने के बाद में मैं शाम 4-5 घंटे अपने आरोग्य केंद्र पर बैठता हूँ और वहीं से चिकित्सा परामर्श भी लोगों को निःशुल्क रूप से देता हूँ और जैविक फल सब्जी ये भी वहाँ उपलब्ध कराते हैं। वहाँ भी एक स्टॉल लगाने का भी प्लानिंग चल रही है। जैविक फल जैसे पीछे देखा आपने, ये अमरूद लगे हुए हैं, ये पूर्णतः जैविक है। इधर साइड में हमने नींबू लगा रखे हैं, संतरे लगा रखे हैं, इस तरफ लौकी है और गिलकी है, तुरई है, तो उसके बाद में जैविक मक्का है, उसके बाद में टमाटर हैं और टमाटर के बाद में जैविक भट्टे हैं। ये सारा यहाँ स्टॉल लगाने का पूरा 100% चल रहा है। तो आप अपने आरोग्य केंद्र के सामने स्टॉल भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में भयानक केमिकल्स की मिलावट आ रही है, विदेशी कंपनी खराब रासायनिक टॉनिक आ रहे हैं उर्वरता को बढ़ाने, एक झांसा दे करके लोग हमें केमिकल खिला रहे हैं और मिलावट की कई चीजें खिला रहे हैं। तो हम क्यों ना अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जैविक आहार अपनाएं और जैविक फल सब्जी और जैविक दालें और जैविक गेहूं। मैं अपने गेहूं की बात करता हूं, मैं 2 वर्ष से जैविक कृषि कर रहा हूं पतंजलि योगपीठ के निर्देश अनुसार। ये आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपका मेंटेन अच्छा रहेगा फसल का, तो आपको घर बैठे ले जाएंगे लोग। मेरे आरोग्य केंद्र से लगभग मैंने 25 से 30 क्विंटल गेहूं घर बैठे ही से करे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास प्रमाणीकरण जैविक कृषि का है जो आदरणीय भ्राता जी के निर्देशन में हुआ है पूरा, तो वहीं से पूरा ले गए। और अभी इस वर्ष में मैं कम से कम 100 से 200 का पैकेजिंग करवा के उस गेहूं को मार्केट में बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं और तहसीलदार है, नायक तहसीलदार, सब में से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है, हमारे IAS से लेकर सारे अधिकारी के जुड़े हुए हैं और बोले कि आचार्य जी आप दोगे वही खाएंगे, क्योंकि
मिलावट की चीजों से हमारा जी भर गया है। तो पुनः आपको संदेश देना चाहता हूँ, बातें तो बहुत रहती है, समय कम रहता है, समय का अभाव भी हमें देखना पड़ता है। तो जो भी भाई बहन इस ग्रामीण आरोग्य केंद्र को अपने शहर में, ग्राम पंचायत होनी चाहिए या नगर पंचायत भी होगा तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र अप्रूवल हो जाए। 9,000 की 2 डीडी लगती है मात्र, इसमें दिव्य फार्मेसी मुख्यालय हरिद्वार के नाम जमा होती है। ये जब आप अपना केंद्र बंद करते हैं तो आपको पुनः मिल जाती है। इसके बाद में आपको 2,20,000 रुपए की पहली बिलिंग होती है इसमें। तो जो परम पूज्य आचार्य श्री का कहना है कि जो संगठन से जुड़े भाई बहन है उनका और कम पैसे में भी बिलिंग करवा देते हैं। तो जिनको भी खोलना है इस केंद्र को, आप आदरणीय मुनीलाल जी भ्राता जी से संपर्क करें या मेरे से व्यक्तिगत कर लें, मैं नंबर भी यहाँ स्क्रीन कर दूंगा। और इसको सेवा के भाव में करिए। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ बैठक हुई महत्वपूर्ण, उसने उन्हें बताया कि जो सेवा करेगा वही पतंजलि के महत्वपूर्ण अभियान में जुड़ पाएगा। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटर है, ग्रामीण आरोग्य केंद्र है और मेगा स्टोर है, चिकित्सालय, इन ऐसे लोगों को दे दिया था जो व्यापार व्यवसाय के अलावा उनको कुछ भी नहीं सूझता है, वो राष्ट्र सेवा बिल्कुल नहीं करते हैं। स्वामी जी का और आचार्य जी का सपना है कि मैं अपने कार्यकर्ता जो मैं से 16 से लगाकर 20 साल से 22 साल से जुड़े हुए हैं, उनको सारी सुविधाओं का लाभ दूंगा, चाहे ग्रामीण आरोग्य केंद्र हुआ, चाहे पतंजलि चिकित्सालय हुआ, मेगा स्टोर हुआ, ये सब आप लोगों को ही मिलने वाले हैं। तो हम से करें, इससे नर सेवा नारायण सेवा होती है। और जब हम किसी दुखी की सेवा करते का लाभ मिलता है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का प्रचारक हूँ और लगभग 20-22 वर्ष से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेश, एक आदेश होता है 101% पालन हम करते हैं। तो आप भी सब हमारे साथ जुड़िए और सबको हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, किसी प्रकार से कोई का सवाल हो तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर मैं यहाँ से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आदरणीय भ्राता जी को फिर पुनः मैं मंच समर्पित करता हूँ। सभी को सादर ओम नमस्ते प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय योगाचार्य रोडमल आर्य जी। आपने अपने जैविक सब्जी अनाज का उत्पादन और आप कैसे मार्केटिंग करते हैं वो तरीका बताया, और आपने ग्रामीण आरोग्य केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हम जब किसान भाइयों को कुछ भ्रम हुआ करता था तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र के बारे में आपने बताया। और हमारे सदन में कोई हमारे जो संगठन के भाई बहन हैं, किसान भाई हैं, ग्रामीण हैं, जन हैं, या कोई भी अगर ये ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलना चाहता है तो आप आदरणीय रोडमल आर्य जी से अभी सवाल कर सकते हैं, अगर कोई मन में है किसी प्रकार का कैसे, तो सादर आमंत्रित है, अनम्यूट करके कोई भी अपनी बात रख सकता है, पूछ सकता है। आदरणीय सदन। अगर किसी का कोई सवाल हो, मैं जानना चाहता हूं आदरणीय रोडमल जी कि जब हम ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलते हैं तो हमें क्या फॉर्मेलिटी अदा करना पड़ेंगे? ओम जी भ्राता जी, जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलते हैं उनको सरल सा उपाय है, कोई सी फॉर्मेलिटी उपलब्ध ज्यादा नहीं करनी होती है। केवल एक आवेदन आता है जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र के नाम से अप्रूवल होने के लिए दे रखा है, पूरी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। पूरा व्यक्तिगत रूप से हमें जब सेंड कर देंगे, फिर आपकी दुकान की जो लोकेशन रहती है उस लोकेशन के 3 फोटो चाहिए हमें। एक तो बाहर से जो रोड पे खड़े होकर खींचना है, एक उसके दरवाजे में से खींचना है, एक दुकान के अंदर से। 3 फोटो हमें मुख्यालय भेजनी होती है फॉर्म के साथ में। और फिर जब हमारा जब दुकान का साइज भी उसमें नापा जाता है, कितनी बाय कितने की हमारी दुकान है, लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट की हमारी दुकान की साइज होनी चाहिए। और दुकान ऐसी जगह मेन फंड पर होनी चाहिए जहां लोग चारों तरफ से आते। जैसे मैं अपनी दुकान की बताता हूँ, मेरी दुकान जहां मेरा कार्यालय है वही मेरी दुकान पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र पे मेरा कार्यालय भी है। राज्य स्तर का मैं प्रचारकों को कार्यालय भी वहीं से संचालित करता हूँ।
चारों तरफ से उसमें व्यक्ति आते हैं, इधर से भी आते हैं, पूर्व से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, उत्तर से, दक्षिण से, और 20 सेंटर में दुकान है। तो यदि आपकी 20 सेंटर में रहेगी, लोग आपकी सही जगह रहेगी, तो आसपास के लोगों को आपसे संपर्क करने में सहजता होगी और सब लोग आपसे आकर जुड़ेंगे। तो दुकान हमेशा एक ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां सब लोगों का निकास हो। जी भ्राता जी। जी ओम नमस्कार। जी जी भाई। भ्राता जी, मेरा ये सुझाव था कि मैंने ऐसा सुना था कि पतंजलि आरोग्य केंद्र जो अपन खोलते हैं, स्वदेशी केंद्र, वहाँ कितने किलोमीटर के दायरे में एक आरोग्य केंद्र खोल सकते हैं? ऐसा कोई प्रावधान है क्या? अभी पहले प्रावधान 10 किलोमीटर का था, लेकिन अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने हर 3 किलोमीटर पर खोलने का हमें आदेश दे दिया है। 3 किलोमीटर की दूरी पर हम किसी भी ग्रामीण आरोग्य केंद्र, शहरी आरोग्य केंद्र या मेगा स्टोर और चिकित्सालय को ओपन कर सकते हैं। उस अपने दूरी साथ की बहुत लोकेशन सारे लेते हैं। अपने साथ जी बहुत सारे बेरोजगार युवा है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपन खुलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल खुलवा सकते हैं, 100% खुलवा सकते हैं। और उनको बड़े आरोग्य केंद्र को, चिकित्सालय को, मेगा स्टोर को टारगेट दिया जाता है कि आपको एक महीने में सेल करना ही है, इतने की बिलिंग कराना ही है। लेकिन ग्रामीण आरोग्य केंद्र को परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में कोई टारगेट नहीं दिया जाता है कि आपको इतना लेना है। लेकिन ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक को जब किसी औषधि की या किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है, तो मात्र 20,000 रुपए का ऑर्डर लगाकर भी आप इजीली करा सकते हैं, बेझिझक होके। बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। आपने अभी हमने सुना था कि एक जो पतंजलि का जो स्टोर में सामान आता है, एक निर्धारित सामान आता है कि ये लेना ही पड़ेगा, इतनी की बिलिंग करना ही पड़ेगी, और आप बता रहे हैं कि ग्रामीण आरोग्य केंद्र में ऐसा कोई कुछ नहीं, इतनी सुविधाएं हैं। क्या ये बात सही है कि हम ग्रामीण आरोग्य केंद्र में छोटे से छोटा ऑर्डर दे सकते हैं और जो सामान की हमें, बिल्कुल जो सामग्री की हमें जरूरत है वो हम ले सकते हैं? बिल्कुल आदरणीय। पहले ये क्या था कि जब एडी वाले को टारगेट रहता था कि एक महीने में आपको आरोग्य केंद्रों पे इतना माल सेल करना ही होता है, तो वो क्या करते हैं, जब आपने दंत कांति के 10 पीस मंगाए तो वो आपको डाल देते 100 पीस, मतलब पूरा बॉक्स कार्टून डाल देते थे। लेकिन आचार्य श्री ने उनको सख्त आदेश दे दिया कि भैया, ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक को मात्र 5 नग चाहिए तो 5 ही देना, 6 भी रख दिए आपने तो फिर आपकी खैर नहीं है। सभी अधिकारियों को ऐसे निर्देश दे दिए हैं। मैं अपने केंद्र की बात कर रहा हूं, जब मैं 10 नग मंगाता हूं तो 10 ही आते हैं, 10 पावर बीटा मंगाता हूं तो 10 ही आते हैं। अभी जस्ट ही ऑर्डर लगाया था, कल परसों में। मैंने कैश कांति एडवांस आता है जो 120 रुपए की एमआरपी से अब आ रहा है, जो 400 रुपए की थी उसकी, तो वो 36 पीस का एक कार्टून आता है। मैंने मात्र 10 पीस का ऑर्डर लगाया तो 10 ही मेरे पास आएंगे। वो कोई फिर बदल नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से इसकी बिलिंग पी बॉक्स आपको दी जाती है। पूरा सॉफ्टवेयर आपका मैनेजमेंट रखता है और पूरे मुख्यालय हरिद्वार के निर्देशन में आपका ऑर्डर लगता है। ऑर्डर आपका डिस्पैच होता है, आपके यहाँ माल आता है। आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसमें किसी प्रकार से। कितने दिन में सामग्री आ जाती है हम ऑर्डर करने पर? बिल्कुल बता जी, आपका 2 से 3 दिन में आपका ऑर्डर की प्रोसेस हो जाती है, चौथे दिन घर पे आपको माल आ जाता है। अगर अगर कोई सामान नहीं बिका, कुछ बचा रहता है, तो क्या उसको वापस होता है? नहीं, वापिस होने का इसमें नहीं प्रावधान है। ये जब आपने एडी से माल मंगा लिया और आपके यहाँ नहीं बिक रहा हो या किसी प्रकार से एक्सपायर होगा, तो उसका 3% रिटर्न आपको मिल जाता है। बाकी हम ऐसा प्रयास करें, सदय आचार्य श्री ने बोला कि ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक भाई बहन ऐसा प्रयास करें कि जो आपको सामान वहां पर सेल हो रहा है वही लीजिए। जैसे आपको स्वर्ण भस्म नहीं लग रही है, लोहा भस्म नहीं लग रही है, तो वो क्यों मंगाते हो आप? लग रहा हो आपको वही मंगाइए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर चलती है बीपी ग्रेड, चलती है मधु और अमृत ग्रेड चलती है, जबकि 400 रुपए की 20 नग आती है। मैं अपनी स्टॉल से जो माने जो उसको ना मंगाए बिल्कुल। भ्राता जी, इसका मार्जिन कितना रहता है? ग्रामीण आरोग्य केंद्र का कोई युवा बेरोजगार अगर खोलना चाहता है कि हम चलो ये व्यापार से जुड़े, पतंजलि की मांग ज्यादा है, तो इसमें जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक होता है, जो खोलता है, उसको क्या मार्जिन मिलता है?
इसमें मार्जिन जो मेगा स्टोर को है, पतंजलि चिकित्सालय को मिलता है, जो आरोग्य केंद्र आरोग्य को मिलता है, वही आरोग्य केंद्र ग्रामीण आरोग्य को मार्जिन मिलता है। वो जो अपना एडवांस तेल है केश कांति का बाल आना प्रारंभ हो जाएंगे, इसमें 10% का मार्जिन मिलता है, लेकिन 15% एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है उसमें। तो जितनी सुविधा है आपको सब ग्रामीण आरोग्य केंद्र को मिलेगी, जो बड़े बड़े केंद्र मिलती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें इसमें टारगेट नहीं दिया जाता है, बड़े केंद्रों को तो बहुत टारगेट दिया जाता है महीने। तो आप बिल्कुल, ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है, यूं समझिए आप। चलिए धन्यवाद। और आप इसका जो प्रारूप है जो वो आप पीडीएफ में देने के बाद कार्यक्रम के ग्रुप में डालने का कष्ट करें, ताकि जिनको भाई बहनों को जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र खुला होंगे तो वो उस आवेदन को भर के और दे सकते हैं, भेज सकते हैं। जी हाँ जी रोडमल योगाचार्य जी। जी ओम जी। बात है तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड है वो जी तो बहुत हम लोग ग्राहक बन चुके हैं। क्या ग्रामीण आरोग्य केंद्र जो खुलेगा उसमें कार्ड का सुविधा दे पाएंगे हम लोग? जी भ्राता जी, ग्रामीण आरोग्य केंद्र पर भी स्वदेशी समृद्धि कार्ड की सेवा उपलब्ध है, जो बड़े केंद्रों पे है, मेगा स्टोर चिकित्सालय पे रहे। और जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक, जो भाई बहन कोई नया कार्ड बनाना चाहते हैं, जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको एक पॉक्स डिवाइस मशीन दी जाती है, मुख्यालय से 25,000 की कीमत की होती है, आपको रूप से दी जाती है। वो उसका संचालन करने के लिए, उसका रख रखाव के लिए 500 रुपए महीने का सॉफ्टवेयर का चार्ज, योजना का भी लाभ दे सकते हैं लोगों। और अभी तो स्कीम चल रही है, उसमें आचार्य श्री ने एक स्कीम चल रही कि जो भी आरोग्य केंद्र संचालक भाई बहन 10 कार्ड से मंथली का जो कार्ड बनाएगा, तो उसको 10 कार्ड तक तो 50 रुपए अनुदान के रूप में मिलेगा। और यदि 50 से 10 से आपने ज्यादा बना दिए, 10 20 25 50 बना दिए, तो आपको 100 रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से आपको मार्जिन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा रहेगा ये आपका। जी हाँ, अभी तो बात ये है जो ग्रामीण में अभी खुले हुए हैं 3 किलोमीटर के दूर में, इतना डिमांड है कि सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। जो ग्रामीण में आवश्यकता है अधिक लोगों को, वो सामान्य ऑर्डर करते हैं 25 गो तो आता है 10 गो। ये जो है इस तरह से समस्या है। इसलिए गांव में 2-3 किलोमीटर में वास्तव में खुले हुए हैं, पहले से खुले हुए हैं, लेकिन रो रहे हैं, डिमांड करने पर सामान नहीं आ रहा है। ये तो बात है, थोड़ा सुधार बिल्कुल रखा है। ये जो डिमांड क्या है, जब कार्य अधिक हो जाता है व्यक्ति के, जब प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है। अभी पतंजलि का जो प्रोडक्ट्स है, जैसे घी है, एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, ये विदेशों में बहुत बड़ी मात्रा में इसकी वो हो गई है, मांग हो गई है। तो अभी बीच में था, अभी परम पूज्य आचार्य श्री के साथ हमारी बैठक हुई थी सभी केंद्र संचालक भाई बहनों की। तो मैंने रखा था, आचार्य से कहा था कि आचार्य जी थोड़ा माल केंद्रों को मिलने में समस्या आ रही है। उन्होंने बोला कि 5 से 10 दिन में सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। और परम पूज्य आचार्य श्री ने सबकी समस्याओं का हल करते हुए पर्याप्त मात्रा में माल अब उपलब्ध हो रहा है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि बीच में समस्या आ जाती है तो मुख्यालय से कार्यों को कर रखा है, केवल आपकी समस्या को जानते हैं। यदि कोई समस्या है आपको, तो उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। और इस ग्रामीण आरोग्य केंद्र को पूरा व्यवस्थित रूप से देखने के लिए हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी पुण्यदेव जी महाराज को इसमें नियुक्त कर रखा है सदय आचार्य श्री ने। वो आपकी समस्याओं को तत्काल सुनकर निवारण करते हैं। जी हाँ ये सिक्योरिटी कितना ग्रामीण में कुछ कम है क्या सिक्योरिटी? ग्रामीण में भ्राता जी 9-9 हजार की 2 सिक्योरिटी ड्राफ्ट लगते हैं, इसके अलावा और कुछ सिक्योरिटी नहीं लगती है। जी हाँ ठीक है, धन्यवाद। और आदरणीय योगाचार्य जी, आज आपने ग्रामीण आरोग्य केंद्र के बारे में
विशेष जानकारी दी और जिनके हमारे भाई बहनों का सवाल था उसका जवाब दिया। बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने चीफ गेस्ट के रूप में हमारा निवेदन स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारा दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का जो 500वां दिन है वो 14 सितंबर को है और उसमें हम उत्सव मनाएंगे। और इसके बाद इटारसी में, नर्मदापुरम के इटारसी में हम सब दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के सदस्यों का मिलन समारोह, किसान संगोष्ठी, उपभोक्ता, उत्पादक, वैज्ञानिक और देश के विभिन्न कोनों से, राज्यों से आने वाले हमारे भाई बहन सब एक साथ बैठेंगे, मिलेंगे और चर्चा करेंगे। तो इस विषय को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आज अभी हमारे आदरणीय पवन सर जी नहीं जुड़े हैं, कल जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे पवन सर जी का एक निर्देश था कि कल आप जो है इसमें सदन में सबको अवगत करा दें कि हमारे कल मीटिंग हुई थी शाम को 4 बजे। मीटिंग में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय पवन कुमार जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी और हमारे दिनेश जी सेमवाल जी और आदरणीय रवि आदित्य जी, ये सब हम उस दैनिक उस मीटिंग में जुड़े थे और मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए थे। तो मैं दिनेश जी को पहले रवि आदित्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और क्योंकि वो इसके प्रभारी भी हैं सोशल मीडिया के, सोशल वर्क के जो आगे आने वाला है। तो पहले मैं रवि आदित्य जी को सुनेंगे, फिर इसके बाद हम आगे अगले वक्ता को बुलाते हैं। रवि आदित्य जी तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, सदन को अवगत कराएं आगे की कार्रवाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। जैसे हम लोग पहले वाली जो चर्चा के आधार पर ही जो बात थी कि हम लोग को जितनी भी आगे की बातों को संप्रेषित करना है उसको जो फोरम है उसके आगे ही, मतलब फोरम से डिस्कस करके ही करना है और इसी बिंदु को ही आगे लेकर के सारी बातें, क्योंकि कल तो मैं उसमें शामिल नहीं था, लेकिन जो पूर्ववर्ती जितनी भी बातें रही थी इसी पे आधार पर थी कि एक फोरम को ही डिस्कस करके उसके साथ में परिचर्चा करके वो जो पिक्टोरियल बातें हो, जो चित्र के माध्यम से हो, या फिर जो भी हम लोग संक्षेप में जितनी बातें को आगे ले जाएं वो हमें आगे उस बात को लेके जाना है। और ये एक रोटेशनल इस चीज को कार्यप्रणाली करनी है। जैसे दिनेश जी उस चीज को डेली की कार्रवाई को एक संक्षेप में एक डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। साथ साथ में उसी प्रकार से ये जो इस चीज के बारे में जो जानकारी है जो सभी लोग से साझा करने की है, वो रोटेशनल में जो ग्रुप के मेंबर हैं वो रोटेशनल हर महीने ये प्रक्रिया जो है वो बदलती रहेगी और वो उस चीज को आगे बताते रहेंगे। एक सामान्य प्रक्रिया में जो भी चीजें हम लोग को आती है, ये चीज हम लोग सदन के माध्यम से इस कार्यक्रम की बात को आगे अगर हम लोग रखते हैं तो उसमें पहले इस फोरम से चर्चा करके फिर उस चीज को आगे ले जाएंगे। जी मुनीलाल जी। धन्यवाद रवि आदित्य जी। आपने जैसा कि ये निर्णय लिया गया है सदन में कि हम कोई भी काम, जो भी काम आगे बढ़ाएं वो सदन में सहमति ले लें, सबको एक दूसरे को शेयर कर लें और फिर हम कोई भी चीज आगे बढ़ाएं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सदन में उपस्थित थे, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और कल की कार्रवाई पर प्रकाश डालें। जी आदरणीय जी, धन्यवाद। सदन को प्रणाम। कल जो हम सभी लोग जो आपने नाम लिए सभी उपस्थित थे और उसमें कि हम कैसे प्रबंधन करें उस जो इटारसी में ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और उसको जिसकी रूपरेखा को और भव्य और संतुलित और सरल कैसे बनाया जाए, इसी पे चर्चा थी। और ये प्रथम चर्चा थी और इस पे आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। उसमें सामान्यतः ये था कि जो हमारा जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, तो जो एक तरह से कि हमें क्या करना चाहिए और हम किस तरह से आगे कार्य बढ़ाएंगे, उसमें ये था कि सबसे पहले कि हमें कौन से स्थान पे हम इस कार्य को आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे एक सुंदर सा रेस्टोरेंट है इटारसी में,
उसकी कहाँ पे हमारा स्टेज लगेगा, कहाँ पे योग होगा, ऑडियंस किस तरह से बैठेगी, वहाँ पे कुर्सियाँ हैं या नहीं हैं, उसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा। तो एक जो बारीक और महीन बातें उसमें सम्मिलित की जानी हैं अभी भी। और साथ में आदरणीय उन्नीलाल जी भाई साहब ने बताया, वहाँ का पूरा विवरण दिया, और कुछ विवरण आने अभी बाकी हैं, 2-3 दिन में वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे हमारी डेट फिक्स हो जाती है, वैसे संभवतः जो टाइम दिया गया है उसी में हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। हाँ, इसमें ये था कि जो सभी जो हमारे सदस्य हैं अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले, वो जैसे ही इस योगाहार का 500वां उत्सव संपन्न होता है, तो उसके साथ ही ये कार्यवाही हम शुरू करेंगे इटारसी की, योगाहार इटारसी की। और उसमें सभी लोग जो आने वाले सदस्य हैं अपना ब्यौरा देंगे, अपना फोटो देंगे और अपना आधार कार्ड भी प्रेषित करेंगे। साथ में जो टिकट है उसको भी प्रेषित करेंगे। इसके साथ ही एक गूगल फॉर्म भी आने वाले 2-3 दिन में बन जाएगा, और हमारी टीम इसको बनाएगी, पतंजलि टीम, पोरी की टीम। तो उससे जो गूगल फॉर्म, जो हमारे अतिथि हैं या हमारे सदस्य जाने वाले हैं इस कार्यक्रम में, वो अपना विवरण देंगे, तो इससे ये सहूलियत रहेगी कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, साथ में कितने लोग आ रहे हैं। ये भी बात रही कि हमारा जो कार्यक्रम है वो अगर माना कि 7 तारीख से शुरू होता है, तो स्टेज की जो और जो दूसरी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, जो दूसरे हमारे मीडिया सामग्री लगती है, प्रिंटर से लेकर पेपर तक की, जो एक पिन से लेकर के और जो मुख्य अतिथि का उद्बोधन तक पूरी व्यवस्थाएं कैसे संचालित की जाए, इस बात को लेकर के भी ये चर्चा थी। अभी हम अलग अलग समितियों का भी निर्माण इसके लिए करेंगे, अलग अलग माननीय सदस्यों का उसमें सहयोग हमें मिलेगा। और जो समितियां हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट से लेकर के, जो आयोजन से लेकर के, जो एडवाइजरी से लेकर के, भोजन से लेकर के, रहने की व्यवस्था से लेकर के, ये समितियां भी अभी बननी बाकी हैं। तो कुल मिलाकर के ये था। और एक हमने एक टेंटेटिव, एक अस्थाई जो कार्य श्रेणी सूची भी हमने तैयार की, और उसमें ये रहा कि पहले दिन क्या होने वाला है, दूसरे दिन क्या होने वाला है। हालांकि उसको अभी भरा जाना बाकी है, तो आशा है कि 2-3 दिन में हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर एक सरसरी नज़र से देखें तो हम कुछ रहने के लिए व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, स्टेज की व्यवस्था, वहाँ पे हॉल में कैसे कितने लोग आ सकते हैं, फिर जो पोडियम की व्यवस्था वहाँ पे है कि नहीं है, तो वहाँ पे कौन कॉन्टेक्ट पर्सन रहेगा, हम किससे लेने वाले हैं, साथ ही जो हम वहाँ पे जो आ, सभी लोग आएंगे, तो जैसे भोजन व्यवस्था, भोजन पाएंगे या फिर पानी की व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी डिस्पोजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका निवारण के लिए ये जो हम स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था हो, इस पे भी बात हुई। साथ में स्टॉल लगेंगे, कितने स्टॉल लगेंगे, कहाँ पे लगेंगे, ये अभी हमारी चर्चा का विषय आगे भी होने वाला है। और इस तरह से एक बात महत्वपूर्ण रही ये भी है कि जो लोकेशन है हमारे इटारसी की, वो लगभग रेलवे स्टेशन से तो 3 किलोमीटर बताई जा रही है, जहाँ पे हमारे कार्यक्रम संपन्न होगा। तो उसमें
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आने जाने में अधिकतर उपयोग किया जाएगा, और इसका भी कोई कॉन्टेक्ट पर्सन रखा जाएगा जो कि हमें मार्गदर्शन करे और हमारी यात्रा को सुलभ और सरल बनाए। और इस तरह से हमारे जो स्टाफ का, हमारे जो कार्यकर्ताओं का इससे अभी संपूर्ण रूप देना बाकी है। जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आपने प्रकाश डाला। जी आदरणीय, मेरी आवाज पहुंच रही होगी? हाँ, थोड़ी सी कट रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, समझ में आ गई है और सदन ने सुना भी है। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। वो भी कल के जो हमारा संवाद हुआ है या आपने कुछ और सोच रखा है तो उस पर आप प्रकाश डालने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। इधर भी बारिश बहुत हो रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है ऐसा मैं समझ रहा हूँ। कल की मीटिंग में जो अभी ब्यौरा दिया है, मैं तो सिर्फ निचोड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सदन को बताना चाहता हूँ कि 2-4 मुख्य बिंदु उसमें। एक तो ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो योगाहार के रेगुलर कार्यकर्ताओं के लिए हो रहा है। योगाहार का हम 525वां दिन जो बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रपोज डेट जो है वो अभी फाइनलाइज होने की है, फिर भी करीबन 8-9 या जो भी बनेगी उस हिसाब से ये प्रोग्राम बन रहा है। तो निश्चित रूप से फॉर एग्जांपल अगर 8-9 है तो निश्चित उसके पहले 7 तारीख को वहां पे पहुंचना है। जो भी गूगल फॉर्म पे उसका एनरोलमेंट होगा और एनरोलमेंट के आधार पे जो लोग आएंगे उन्हीं के लिए वो व्यवस्था रहेगी। तो मुख्य बिंदु एक थे योगाहार के जो नियमित कार्यकर्ता है उनके लिए कार्यक्रम। तो 7 तारीख को पहुंचना है टेंटेटिवली, और दूसरा जो दिन रहेगा अगर 8 है तो उस दिन पूरा जो प्रोग्राम रहेगा वो योगाहार कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा। सवेरे योगा होगा, उसके बाद में निश्चित रूप से नाश्ता पानी जो फार्मर अपना रेगुलराइज पार्ट है वो होने के बाद में जो अलग अलग जगह की जो विजिट्स है वो विजिट्स आयोजित की है, और वो विजिट्स करने के बाद में फिर शाम को नर्मदा मैया का दर्शन, आरती वगैरह जो है वो की जाएगी। और शाम को फिर लौटने के बाद में जहाँ पे हमारी निवास व्यवस्था है वहां पे लौटने के बाद में वहां पे चर्चा, आपस में मिलना, आपस में बात आदि जो होगी, और दूसरे दिन का प्लानिंग होगा। तैयारी जो है, प्लानिंग नहीं तैयारी जो है, तैयारी में कार्यकर्ता जुड़ जाए। 9 तारीख का अगर 8-9 समझी जाए तो तारीख में परिवर्तन हो सकता है, फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन अगर हम टेंटेटिवली 8-9 की बात करते हैं तो 7 को पहुंचना है। 8 का पूरा दिन का प्रोग्राम ये जो योगाहार के नियमित कार्यकर्ता है उन्हीं के लिए, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 100 हो, जो भी एनरोल्ड होंगे उन्हीं के लिए। 9 तारीख का नेक्स्ट डे का जो प्रोग्राम रहेगा वो खुला प्रोग्राम, खुला मतलब कोई भी आए और कहीं पे भी जाए इस तरह से नहीं है। तो जैसा कि कल भी हमने बोला और सदन में बताया गया कि ये कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से उसमें योगाहार के कार्यकर्ता भी रहे, पतंजलि परिवार से अलग अलग समितियों के आने वाले भी कार्यकर्ता रहे, या इसके बावजूद जो आमंत्रित निमंत्रित रहेंगे वो भी सिलेक्टेड किसी न किसी तरह से जो एनरोलमेंट करेंगे उन्हीं के लिए प्रोग्राम होगा। उसका नंबर जो भी तय होगा सुविधा के मुताबिक वह उनके लिए वो प्रोग्राम होगा। तो उस प्रोग्राम में सवेरे फिर से योगा रहेगा ही, और योगा रहने के बाद में जो भी एनरोलमेंट की प्रोसीजर होती है, और एनरोलमेंट के प्रोसीजर के बाद में करीबन 9-9:30 बजे वो प्रोग्राम, या 10 बजे प्रोग्राम समझो शुरू हो जाएगा, और 10 से 1 तक जो अलग अलग हमारे सक्सेसफुल किसान है उनके अनुभव साझा किए जाएंगे। तो उसमें जैसा सोचा गया है कि वे हमारे जो सक्सेसफुल किसान हैं और जो मार्केटिंग वाले हैं, जो भी है अपने जिनके सक्सेस स्टोरीज हमने पढ़ी है, तो वो ही अपना निवेदन देंगे। सुनने के लिए जो नियमित कार्यकर्ता है या बाहर के भी जो संगठनों के कार्यकर्ता आएंगे वो सब सुनेंगे, और निश्चित रूप से उसमें इंटरेक्शन आदि सब हो जाएंगी। उसके बाद लंच हो जाएगा, लंच और सभी व्यवस्था। लेकिन हमारे जो 7 तारीख को आएंगे या 8 तारीख के योगाहार के कार्यकर्ता है उन्हीं के लिए रहेगा, क्योंकि व्यवस्था की मर्यादा रख के। और बाकी 9 तारीख के लिए जो ओपन यानी एडिशनल जो आएंगे उसके व्यवस्था के बारे में अभी निर्णय होने का है, उनके ये क्या करना है क्या नहीं करके। हालांकि यह निश्चित हो गया है
कि निवास व्यवस्था सिर्फ हमारे योगाहार कार्यकर्ता के जो भी 60-70 आएंगे उन्हीं के लिए की जाएगी। 9 तारीख के लिए जो स्पेशली आएंगे उनके निवास व्यवस्था का अभी सवाल फाइनलाइज हुआ ही नहीं है। और बने तक वो वनडे प्रोग्राम होगा तब निश्चित रूप से उनके निवास की व्यवस्था का निर्णय होना भी है अभी, लेकिन प्रोग्राम में वो सहभागी रहेंगे। और लंच के बाद में जो एक 2-3 घंटे का जो सेशन चलेगा उसमें निश्चित रूप से जो योगाहार के माध्यम से दो बहुत अहम चीजें निकली है कि बीजों के बारे में लोगों को पता चले, जो अनुभव है अलग अलग सीड बैंक से, तो उन कार्यकर्ताओं को भी बुलाने का, उनके भी अनुभव सुनने का, शेयर करने का और पूरे सदन को सुनाने का, ये एक सत्र चलेगा। और दूसरा सत्र जिसको फार्म लैब बोलते हैं कि भाई किसान अपने ही लेबोरेटरी में अलग अलग अपने फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स जो है अपने ही कम लागत से निर्माण कर सकते हैं, तो उसकी जो प्रयोगशालाएं अलग अलग जगह पे किसानों ने बनाई है और उनके जो अनुभव है वो भी शेयरिंग का एक अनुभव चलेगा, ताकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो किसान को जो सहभागी है या फिर से नए सिरे से ऑर्गेनिक फार्मिंग में सहभागी होने वाला है उनके लिए उपयोगी चीजें हैं। और हम जो विस्तारीकरण की अपेक्षा रखते हैं, तो इसी तरह से विस्तारीकरण के संदर्भ में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, यह सोचा गया है। और उसके बाद में जो भी है कि आगे की एक्शन प्रोग्राम क्या बनेगा क्या नहीं है, उसकी भी रूपरेखा उस समय बनाई जा सकती है या बनेगी जो भी है। तो ये कुछ कदम है जो कल की चर्चा में तय हुए हैं और यही लगभग हमारा कल का रिपोर्टिंग है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने विस्तार रूप से कल की बैठक के बारे में, जैसा कि आपको सर ने बोला था कि सदन को अवगत कराएं, तो आपने अवगत कराया। आदरणीय दिनेश जी ने बताया। मैं हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी भी उपस्थित हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वह भी अपना मार्गदर्शन सुझाव देने का कष्ट करें। शायद डॉक्टर साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो कल की चर्चा हुई और हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी, प्रदीप राज वर्मा जी, रामेश चंद्र मेहरा जी, मनीष सोनी जी और हमारे विभिन्न जो स्थानीय साथी हैं वो इस सदन में जुड़े हुए हैं। रूप सिंह जी भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमारी हर विभाग की एक एक सेक्शन की समिति बनना है। जैसे मैं शरद जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो अपना होटल अपन ने रेजिडेंसी तय की है, उसमें रूम, हॉल, स्टेज का जो पीछे अपनी दीवार है उसमें जो कि होर्डिंग बनेगा, उसमें बैनर बनेगा, तो साइज क्या रहेगी। आदरणीय शरद वर्मा जी क्योंकि उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि आप से वहाँ पे एक तो साइज, स्टेज की साइज अपन को लेना है। दूसरा अपना जो बरंडा है, जो बगल में जो बिछाई है, जैसे जहाँ योग करेंगे अपन, उसमें बिछाई की व्यवस्था और सेमिनार में कुर्सियों की व्यवस्था। लगभग 500 कुर्सी वो बोल रहे थे आदरणीय अशोक भैया कि 500 लोग बन जाते हैं, तो उसमें 500 कुर्सियों की व्यवस्था। पार्क में जो अपन ने सामने वो कह रहे थे कि अपन अगर 1-आध हजार व्यक्ति हो जाएंगे तो पार्क में भी अपन करा सकते हैं, तो पार्क में भी बिछाई मतलब नेट की व्यवस्था जो भी, वो भी देखना पड़ेगी टेंट वाले से। तो टेंट का अपन को संपर्क अभी से करना पड़ेगा कि टेंट कौन हो सकता है, और 2-3 टेंट वालों के अपन को नंबर लेना पड़ेंगे और उनसे चर्चा भी करना पड़ेगी, उनसे रेट भी तय करना पड़ेंगे। जो अपन को ठीक ठाक दे देगा उससे अपन कर लेंगे। ये स्थानीय स्तर पे आपको, विशेषकर आपको स्थानीय हमारे साथी मित्रों को करना पड़ेगा। और ताकि हम बैनर की जो साइज आ जाएगी पीछे मंच की, तो उस हिसाब से बैनर बनवा लेंगे। और ये टेबल भी, जैसे
जो अपना जहाँ वो पीछे जो खाने का बोल रहे थे, वो उधर वो बाउंड्री के बगल में सारे स्टॉल लगना है। जैसे ग्रामीण आरोग्य केंद्र किसान कैसे खोल सकता है, वो ग्रामीण आरोग्य केंद्र का मॉडल वहाँ रहेगा। वहाँ पे फार्म वगैरह रहेंगे, आवेदन रहेंगे, कोई कैसे भरना है। और जैसे पतंजलि प्रोडक्ट हैं, जैविक खाद है, कौन खाद वगैरह हैं, या विभिन्न प्रकार के जो विकल्प जैसे हैं अपन उनकी, कृषि मेले में स्टॉल लगाते हैं। हाँ हाँ, तो वो कितनी कितनी उसकी लंबाई में कितनी टेबल आ सकती है, मतलब कितनी टेबल, उसकी दूरी क्या है, ये भी अपन को थोड़ा सा देखना है, ताकि उसके हिसाब से अपन लोग तय करें, स्टॉल भी तय करें। और ये खाने का मेनू क्या रहेगा और कैसे होगा भाई, उसमें रसोईया से बात करना है या अपना सामान देना है या क्या करना है, ये भी अभी अपन को 2-3 रसोईया जो बनाने वाले हैं कैटर, उनसे भी बात करना पड़ेगी। और उनके साथ साथ जैसे अपना वहाँ किसी ने कोई गिलास डाल दिया है, प्लेट छोड़ दी, या कोई गिर गया कोई सामान, तो उसको सफाई तुरंत करे वो, तो ऐसे सफाई करने वाले भी व्यक्तियों को अपन को उससे बोलना है कि वो व्यक्ति भी अपन को करना पड़ेगी। और दूसरा ये है कि अपन का 7 तारीख को जो लोग आएंगे, 7 तारीख को उनको अपन को भोजन की व्यवस्था करना है, फिर 8 को कितने की और 9 को वो क्लियर हो जाएगी अभी, लेकिन अपन को उसको बात करना है कि हम तुम्हें 7, 8 और 9 3 दिन के लिए हम बुक कर रहे हैं, और 3 दिन में उससे अपन संख्या के आधार पर और मेनू के आधार पर पर्चा बनवा लें। उससे पैसे की बात करेंगे वो कितना लेगा बनवाई, और उसका वो बनाने का पूरी सामग्री वही लाएगा, या टेंट से अपन को देना पड़ेंगे। माइक सेट भी अपन को लेना है, जनरेटर तो है ही वहाँ ऑलरेडी, तो माइक बैठ लेना है। और अगर इसमें माइक के साथ साथ अच्छा वाला माइक सेट पूरा बड़ा वाला वो करना है, और एलसीडी और प्रोजेक्टर भी लगवाना है, एलसीडी प्रोजेक्टर भी लगवाना है। प्रिंटर भी एक चाहिए वहाँ, जैसे कोई अपन को टाइप करके कोई मैटर निकालना है प्रिंट, तो एक प्रिंटर भी अपन को वहाँ रखना पड़ेगा। और जो स्टेपलर, पेपर, पेन और ये कैंची और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो वहाँ से आ जाएंगी। पब्लिक जो हमारा पब्लिक टॉयलेट भी है वहाँ, जैसे जो अपन योग करने आएंगे सुबह से टॉयलेट लगता है, तो वो वहाँ सामूहिक टॉयलेट है वहाँ पे। हाँ है जी। किस तरफ है वो? अपन जिस साइड गए हुए थे ना, मतलब जिस साइड अपन योग करने का सोच रहे हैं, हाँ, उसी साइड में बने हुए हैं वो। अच्छा, वो ही देख नहीं पाए थे, तो हमने कल पवन सर जी ने पूछा, हमने कहा हमने देख नहीं पाए थे, कल हम शरद भैया से बात कर लेंगे। पानी की व्यवस्था में अपन क्या रहेगी, पानी की अपन को वो मंगवाना पड़ेंगे, पानी की बोतल अपनी बढ़िया रहेंगी, कंटेनर बोला, ठीक है। 20-20 लीटर के जो कंटेनर होते ना, जी वो मंगा लेंगे अपन, वो आ जाएंगे वो इजीली जी। हाँ। और गिलास में ऐसा है कि अगर प्लास्टिक के गिलास बच जाएं और कोई कागज वाले गिलास कोई ऐसे कागज वाले मिल जाएंगे कागज वाले। हाँ, क्या है कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, ये अभी से अपन को आपको ध्यान में दे रहे हैं, क्योंकि अभी वजन आपके ऊपर है पूरा। जी। मैं वजन लेने को तैयार हूँ बिल्कुल। तो अच्छा, और ये वो अपन को वो जो माइक करना है वो कॉलेज माइक हो, जैसे बीच में कोई किसान को कोई सवाल करना है भीड़ में जहाँ बैठे हैं, तो वहां से वो अपना भाई चला जाएगा, उसको दे देगा माइक और वो बात कर लेगा। और वहीं एक ऐसे कॉलेज भी 2 सर, मैं सदन को एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो खाने की अपन व्यवस्था करने वाले हैं, उसमें जैसे रूप सिंह भैया हैं तो इनका गेहूं, और अपने दूसरे भाई हैं तो उनका चावल, ऐसे हलवाई से सभी लेके खाना बनाया जाएगा और उस खाने को प्रस्तुत किया जाएगा। शुद्ध घी, जिसकी जो कि जैविक प्रोडक्ट है। रूप सिंह जी को सुन लो अब पहले। और हाँ जी सुन रहा हूँ मैं जी। और सबके अपने अपने वो लिए जाएंगे, कस्तूरी, उससे बहुत सारे जो अचार है और बहुत सारी जो जैविक है वो होशंगाबाद जिले की सारी चीजों को चखा जाएगा, जिससे कि जो स्वाद रहे वो काफी दिन तक रहे। हमारे ग्रुप में मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि वो स्वाद कभी उतरे ना होशंगाबाद का, ऐसी हमारी वो है। और पवन सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो जो बीज वाला कल बोल रहे थे, तो वो सर नोट करना है, आज अपने सदन में नोट नहीं है, जो बीज इधर से उधर ट्रांसफर वाला, सब जो भी आए वो अपना बीज अगर देसी बीज लेके आते हैं
तो अगर वो ऐसे चाहे ठीक है, नहीं पैसे से भी अगर वो ट्रांसफर करना चाहे आपस में तो कर सकते हैं। ऐसी एक मतलब सुविधा अगर सदन में मिल जाए परमिशन, तो जो देसी बीज है और जो लेके आएंगे, जैसे वो लखनऊ वाले हैं, बिहार वाले सर हैं और बहुत सारे जो भी अपने सदन में आए हुए हैं, तो वो देसी बीज का जो इधर से जो ट्रांसफर होगा वो एक स्टॉल रखा जाए सर उसका। तो ये हाँ, ये बीज स्टॉल की कल बात हो गई शरद भैया, बीज के स्टॉल लगाए जाएंगे। और जिसके पास पवन सर जी ने बोला कि मान लो 5 बीज भी हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 हैं, जितने हैं वो लाएं और हाँ जी जी। वो बीज के स्टॉल लगेंगे। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को इसकी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि वो उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन देखरेख में और ये बीजों का स्टॉल लगाया जाएगा। और कीरतपुर की गौशाला का भी भ्रमण कराना है जी, वो कराएंगे सर। और यहाँ केवीके ने जेबिक का किया है बनखेड़ी में, तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है अपने को जाने की, और उनका हॉल को अपन ले सकते हैं मीटिंग के लिए। तो वहां भी केवीके में बहुत अच्छा है बनखेड़ी में। अभी आप आएंगे तो मैं दिखा के लाऊंगा आपको। तो उनका जीव अमृत बनाना और वो जो मतलब वैज्ञानिक ढंग से जो बना रहे हैं और जिसपे उनको लाइसेंस मिल गया है, सारी चीजों पे कल्चर बना रहे हैं वो पूरे, वो सारी चीजें भी देखनी है। तो कुछ यहाँ से ऐसी चीजें भी लेके जाएंगे अपने हमारे किसान साथी, जो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा। तो बहुत सारी केवीके में जो है सर, मैं कल बात करी मैंने केवीके वालों से, तो उनका काफी बड़ा यहाँ पे वो रिसर्च सेंटर है। तो रूप सिंह भैया के साथ हम जाते रहते हैं वहां पे, और रूप सिंह भैया को मालूम ही वहां पे बहुत अच्छा, यानी जैविक का अगर बहुत वो होगा, जैसे बबेरिया बासियाना तक बना रहे सर वहां पे, वो सूडोमोनास बना रहे, यानी जो जैविक लैब से भी ऊपर बना रहे हैं यहाँ पे। होशंगाबाद जिले में एक केवीके गवर्नमेंट का इतना बढ़िया बना रहा है, तो वो चीजें भी अपने को देखने को मिलेगी और उनका कैसे अपने को प्रयोग करना है, तो वो भी अपने को लेक्चर मिलेगा वहां पे। तो वो बहुत उपयोगी लेक्चर होगा। तो वो आपके साथ ले जाके सर वहां पे अपने को उनसे टाइम और वो निश्चित करना है सर। क्या है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम बनाना है अपन को। तो जी जी जी, अपन इसका कार्यक्रम जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। जैसे तारीख भी लगभग आपकी वही संभवतः 8-9 ही रहेगी संभवतः। जी सर। वो पवन सर जी ने कहा संभवतः, मतलब एक थोड़ा सा क्लियर हो ही जाता है जल्दी जल्दी। और अब विजिट का पवन सर जी ने दूसरे दिन रखवाया है, पहले दिन विजिट, पहले दिन अपन विजिट करेंगे, दूसरे दिन अपन सेमिनार करेंगे, ताकि सेमिनार की जो तैयारियां वगैरह हैं जो भी है अपन आपस में समझ लेंगे, एक दूसरे को मिल लेंगे कि किसको क्या जिम्मेवारी देना है, किससे क्या बुलवाना है, या किसी को कोई सुनना है, या कोई क्या किस विषय पे चर्चा करना चाहता है। तो सारी चीजें एक दिन में अपन समझ लेंगे आपस में एक दूसरे को, और दूसरे दिन सेमिनार हो जाएगा, ऐसा कल प्रस्ताव आया था। ठीक है ना? तो ये प्रस्ताव, और इसमें जैसा अपन हम आएंगे तो कीरतपुर गौशाला और जो बनखेड़ी का आपने केवीके बताया है वो, और कस्तूरी कृषि फार्म, कृषि फार्म में 3 वो, चौथा नर्मदापुरम का भी दर्शन करना और दीपदान वगैरह ये भी हो जाएगा। तो ये 2-3-4 काम हैं ये जो अपन करेंगे। और इसमें विजिट जब हम करेंगे तो कितना कहाँ रुकेंगे, और रामकृष्ण रघुवंशी जी भी आ गए हैं सदन में, तो उनको वहाँ उन्हें भी बुला लें सर, उन्हें भी बुला लें, थोड़ा सा बुला लें। वैसे 3-4 दिन से दूर हैं, 3-4 पता दिन नहीं से छुपे हुए हैं सर वो। चलो बुला लेते हैं, कोई बात नहीं। तो रामकृष्ण जी सादर आमंत्रित हैं कि वहाँ हम किसान आएंगे तो आप क्या दिखाएंगे, कैसे कौन क्या करेंगे, और वहाँ क्या आप व्यवस्था करेंगे। तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय रघुवंशी जी। गुरुदेव प्रणाम। सुबह जैसे आपने कहा है कि पहले दिन विजिट रखेंगे, तो रास्ते में पहले कस्तूरी कृषि फार्म पड़ेगा, इसके बाद में केवीके बनखेड़ी। तो अभी इसका शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए कि जाते समय आप इधर से विजिट करेंगे या फिर उधर से बनखेड़ी से लौटते समय? आपको बनाना है कि इटारसी से 8 तारीख को सभी लोग 9 बजे 10 बजे फ्री हो जाएंगे। 10 बजे यहाँ से चलेंगे तो पॉइंट रूट कैसा रहेगा, और वहाँ आपके यहाँ भोजन भी होगा,
जी। तो अब आप बना लें रूट के कैसे बनखेड़ी से जाना है पहले कस्तूरी कृषि फार्म जाना है? अब वो अगर मान लो भोजन की व्यवस्था यहाँ रखते हैं और यहाँ से जाते हैं तो फिर यहाँ से आपको भोजन के बाद भ्रमण तो 4 बज जाएगी आपकी। का क्या सुझाव है, आप मार्गदर्शन दें कैसे करना चाहिए? वहां से 45 किलोमीटर का रास्ता है फार्म हाउस तक का, तो आप उसको खूब हार्डली 1 घंटा पकड़ लीजिए, 1 घंटे में आप फार्म हाउस पहुंचेंगे। अब 1 घंटे में फार्म हाउस पहुंचने के बाद अगर 12 बजे भोजन होता है तो 12 बजे भोजन होने के बाद यहाँ कम से कम 2 घंटे से ऊपर विजिट के चाहिए यहाँ पर। अब 2 घंटे में विजिट करें तो आपको 2 और 3 यहाँ पे बच जाएगा। अब 3 बजे आप यहाँ से रवाना होंगे तो बनखेड़ी पहुंचने के लिए 1.5 घंटा चाहिए, तो 5 बजे आप बनखेड़ी पहुंच पाएंगे शाम को, बल्कि 6 बज जाएगा आपको बनखेड़ी पहुंचने में, 6 बज जाएंगे। भैया ऐसा करते हैं, जैसे हम 10 बजे इटारसी से चलेंगे तो हम जी 11:15 बजे कस्तूरी कृषि फार्म पहुंच जाएंगे, हाँ या ठीक है। 11:15 बजे पहुंच जाएंगे। आप 1 घंटे में विजिट करा देंगे, 2 घंटे में? 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा, तो 11 से 12 1 बजे तक आप विजिट करा देंगे। 2 बजे तक हम भोजन कर लेंगे। 2 बजे से वहां चलेंगे तो बनखेड़ी में जाने में हमारा 1.5 घंटा लगेगा। आप गाड़ी सहारन आप तो 10-20 मिनट सरप्लस करके चलिए आप। हाँ, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ। वहां से कितने किलोमीटर है बनखेड़ी? यहाँ से बनखेड़ी गुरुदेव कितने 50 से ऊपर है? 60 होगी, 60 किलो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर। हाँ 70। ज्यादा लंबा है भैया, शरद भैया। अच्छा अच्छा, तो हाँ। फिर अपन छोड़ देंगे अगर ऐसा अभी है नहीं, तो। अगर देखो, सिर्फ अगर बनखेड़ी करना है तो सिर्फ बनखेड़ी करें, क्योंकि 70 किलोमीटर 2 घंटे लगेंगे हैं। जी तो 2 बजे के बाद 2 घंटे, 4 बजे पहुंचेंगे। 1 घंटा लगेगा बनखेड़ी में, कितना लगेगा? हाँ, अरे सर 1-1.5 घंटे लग जाएगा, 1.5 घंटे कम से कम। 2 घंटे मानो। सर 4 बजे के बाद लगभग वहाँ बहुत कुछ बंद हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा तो ये होता है कि पहले सीधे बनखेड़ी जाके लौट के आते आप। हाँ, ऐसा कर लो। इनका फार्म खुला रहेगा हमेशा। अपने फार्म पे तो कोई वैन नहीं है कि क्या टाइमिंग है, लेकिन अगर सरकारी संस्थान आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ समय की अवधि को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अपन जो है पहले इटारसी सीधे से बनखेड़ी चला जाए यहाँ से, हाँ, ऐसा और फिर लौट के इनका कर फार्म लेते विजिट हैं। किया जाए। ऐसा कर लेते हैं कि वहां से इटारसी से बनखेड़ी क्या किलोमीटर है? 100 किलोमीटर 100 के अबाउट है, 110 या लगभग ऐसा है। हाँ ऐसे कुछ है, 105 है। किलोमीटर बहुत होता है। वहाँ ज्यादा विशेषता है क्या, कोई विशेष है? सर अब वो एक बार आप चलेंगे ना तो फिर आपको क्या है, आप अगर सदन एक बार देख लेगा तो वो फिर ज्यादा। रघुवंशी जी आप बताओ। वो अब ये चयन करने में शरद भैया मदद करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि पहले उधर या पहले इधर। मैं तो हमें सुबह भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर जाने का। विजिट कराना वो तो सिर्फ जरूरी है। ये है कि अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का, क्योंकि सब वैज्ञानिक गण आएंगे तो बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, तो वहाँ कुछ जैविक जिज्ञासाएं शांत हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो पवार खेड़ा पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर अपना टाइम कम है तो फिर अपन यहीं केबीके वालों को अपन माइक पे बुलवा सकते हैं कि साहब आप आके यहाँ पे। हाँ, क्या है कि क्या 100 किलोमीटर बहुत लंबा होता है। जी 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 3 घंटे लगेंगे। हाँ, केबी का स्टॉल अगर हमारे ही स्टॉल में लग जाए, केबी वाले स्टॉल लगा दें तो और अच्छा रहेगा। जी वो बात करनी पड़ेगा, मुन्नीलाल सर जी आ जाए तो। अभी अपन बात करते हैं और एक बार अपन विजिट कर लेंगे केबीके में। हम रघुवंशी जी और मुन्नीलाल 4-5 लोग मिल के, और वर्मा जी, ऐसे 5 लोग मिल के वहां जाके देख के और उनसे स्टॉल की अगर वो करेंगे तो शायद वो स्टॉल के लिए भी मान जाएंगे। ये ठीक रहेगा। जी जी चलिए, तो ये और कुछ तो रघुवंशी जी भोजन की बताओ। ऐसा तो नहीं कि हम जबरदस्ती स्टॉल मतलब क्या? स्टॉल लगाने के लिए स्टॉल? हाँ, ये जो अपना जो प्रोग्राम होगा ना जी, जहाँ पे प्रोग्राम होगा वहां पे अपन अपने जेबी के स्टॉल भी लगा रहे हैं ना, जिसे जिसका तो जो बनखेड़ी वाले उत्पादन तो है मान जेबी। जाएंगे। हाँ वो मान जाएंगे, वो ऐसा 100% मान जाएंगे।
तो अपन एक दिन चल देंगे, मुनीलाल सर जी आ जाए वर्मा, तो हमें तो वहां पे तैयार रहने। जाके अब हमें वो उनसे तैयार नहीं, ऐसे अब वो तैयार रहने, अब तो इटारसी और होशंगाबाद ही में रहने, अब क्या करते। अब इधर ही आ जाओ जरा। रामकृष्ण रघुवंशी जी जो है व्यवस्था बनाए अब होते ही। कहाँ चल ये जो है भैया रघुवंशी जी, ये कंफर्म है अपने भोजन की, वहां के लेके चलें फिर भोजन आपके यहाँ। सर वो माइक ही चालू नहीं कर रहे भोजन के कारण, देखो अब आप। कर लो भैया। ये तो आपका घर है, यहाँ घर में कोई भोजन की, जैसे घर एक अपना खुद का घर हुआ, जाने का समय कोई समय नहीं होता, आने का कोई समय नहीं होता। दूसरा एक पिता का घर होता है जहाँ जाने आने का कोई समय नहीं होता। और तीसरा एक मित्र का घर होता है जहाँ कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा मैंने पढ़ा है, सज्जन लोगों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है कि ये तीन घर ऐसे होते हैं जहाँ आने का, जाने का, पूछने का ये फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। एक घर छुपा लिया रघुवंशी भैया। चलो कोई बात नहीं। कौन सा भी थे? तो अब ये लगभग अपना अपन ये काम लगभग सभी तैयारी के बारे में आप समझ गए हैं। इसमें एक घंटी भी लेना है, एक घंटी भी रखना है इसमें। जैसे आपने कहा आपको 3 मिनट बोलना है, 3 मिनट हुए वो घंटी बजा दी, कवर कर पाएंगे। अच्छा एक और बात है इसमें, अपन को जो आदरणीय पवन जी ने बताया था कि अपन चिट्ठी बनाएंगे, उसका एक पत्र बनाएंगे सभी को आमंत्रित करने के लिए, ऑफिशियल जैसा अपन ऑफिस में जाते हैं जो, तो किन किन को अपन को बुलाना है ये भी अपन सूचीबद्ध बना लें। राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और सरकार और प्रशासनिक अधिकारी, मतलब किन किन को अपन को आमंत्रित करना है, ये भी अपन उसमें अभी से चिन्हित कर लें। तो अपन आएंगे तो उनको फिर अपन आमंत्रित करने चलेंगे। जी ठीक है ना। ये अपन को अभी से करना पड़ेगा। तो म्यूट कर ले। यहाँ पर डीडीए साहब से और एग्रीकल्चर के अधिकारी, आत्मा परियोजना के अधिकारी, इनसे लगभग बात हो गई है, तो अपन इनको आमंत्रित कर लेंगे। वो दत्तू कहाँ गए अपने मेहरा साहब? हाँ, ये काम अपने ग्रुप में परम आदरणीय, परम सम्माननीय अपने पितामह भीष्म को सौंप दिया बुलाया जाए। वो कहाँ छुपे हुए हैं सर वो? हाँ भाई जी वो हम यहाँ भाई देखो सर कहाँ छुपे बैठे, देखो नहीं बैठे नहीं सुन रहा है, ये खोल दिया हमने। सदन के हनुमान जी छुप के बैठे हुए सर, बताइए आप। ऐसा नहीं है। जी हो बताएं किन किन को बुलाना है, सदन जानकारी चाह रहा है। तो हम एग्रीकल्चर के प्रशासनिक अधिकारी को तो आमंत्रित करेंगे, एग्रीकल्चर के अधिकारी को करेंगे, और रिसर्च जो है हमारा भीट रिसर्च वाले जो लोग हैं यहाँ पर, जो उनको भी यदि बुलाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र भीट का ही है और नई जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो भीट रिसर्च से भी अपने को कुछ बुलाना, ऐसा मेरा मानना है। और आत्मा और केबीके के लोगों को भी हम बुलाएंगे, ये भी जरूरी है। में डीएम कलेक्टर को भी आमंत्रित करना है, उनको डीआईजी साहब को भी आमंत्रित करना है, और महापौर साहब को भी आमंत्रित करना है, विधायक जी को, सांसद जी को, नगर पालिका अध्यक्ष को भी बुला लेंगे। वही मतलब नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर कह दी मैंने, और कृषि मंत्री। प्रशासनिक और राजनीतिक ये तो रहेंगे ही रहेंगे, अपन तो विशेष कैसे बिना बुलाए कैसे रहेंगे? नहीं तो बुलाएंगे ना, वही तो सूची बनाना है, काम है, सूची बनाना है। हाँ बनाएंगे ना, आ जाओ, सूची बनाने में कौन सा काम है, शुरू कर दो, बना लेंगे। ठीक है भाई, ये तो बहुत पहाड़ का काम थोड़ी सूची बनाना के उसको 4 दिन बैठ के 1 घंटे का काम है, बना लेंगे सूची बना के। सदन ने हम सबकी भावनाओं को जाना और सुना है। अब मैं सम्मानीय सदन को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब की बात आपने सुनी और एक आपसे चर्चा हुई है इस कार्यक्रम को लेकर के। आप लोगों के कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। सदन में हमारे महानुभाव सम्मानित जन उपस्थित हैं। मैं किसी कोई भाई, हमारा भाई बहन अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते इस कार्यक्रम को लेकर के, उनके अनुभव हैं, कई कार्यक्रम आप लोगों ने कराए हैं, तो उसमें क्या और होना चाहिए या, तो आप सादर आमंत्रित हैं।
आदरणीय कोई भी भाई बहन अपना बात रख सकता है, आपने सुना है, सुन लिया ही है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कोई छूट गई हो, कोई व्यवस्था, किसी को किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो अवगत कराने का कष्ट करें। इसमें समितियां जी हमारे आदरणीय रामकृष्ण, हाँ जी बोलिए। उसमें थोड़ा सा ये स्मृति चिन्ह के साथ में है। हाँ, अभी हम लोग सब प्रकृति की के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रकृति को लेके अभी सब लोग सहज रूप से जुड़े हुए हैं, सब लोग काम भी कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा एक सुझाव था कि जो भी लोग आए उनको स्मृति चिन्ह के साथ में पौधा भेंट करने के उसको भी रखे हम। जो औषधीय पौधे हैं तो इसके माध्यम से अगर मान लो 100 पौधे भी अगर हमने वितरण कर दिए और जो कि निःशुल्क अपन उनको प्रदान करें, ऐसा मेरा सुझाव है। अच्छा, बहुत बढ़िया सुझाव है, लेकिन ले जाने वाली व्यवस्था हो तब अपन उनको, इनको जो लोकल के होंगे ना अधिकारी वगैरह हैं, इनको देंगे। साहब मैं आपको माफी चाहूंगा, आपने एक शब्द बोला ले जाने वाला, जिसका साइज पीसी बैग का साइज होता है मुश्किल से एक लोटे से भी छोटा। अगर आपको 50,000 की गिड्डी पैसा मिलता है तो उसको ले जाने की हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो पौधा ले जाने की व्यवस्था कोई बड़ी भारी बात नहीं है। वो तो नाजुक ऐसा आंगन टेढ़ा बनी बात है फिर आगे अगर इसको समझना हो तो। अरे आप तो, आपका 10 लाख का लक्ष्य पूरा होना है, आप चिंता ना करें। इसमें मेरा निजी स्वार्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मुझे 10 लाख पौधे लगाने का जो मैंने संकल्प लिया था पतंजलि में, तो उसमें 10 लाख में अगर 100 जुड़ गए तो वो एक यात्रा होगी ना। जी ये एक कदम तो आगे बढ़ूंगा मैं, ताकि मैं मेरे रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच जाऊंगा। 10 लाख के बाद में मुझे रिटायरमेंट लेना, कोई कार्य नहीं करना है। जी याद है डॉक्टर किशोर दुबे जी की लाइट जली है, सादर आमंत्रित है जी। धन्यवाद मुनियाल जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मेरे 2-3 बिंदु है मैं सदन के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो कि भाई जो केवीके है, केवीके अगर 100 किलोमीटर के दूर पे है तो वहां जाने के बजाय उनका स्टॉल बुलाया जाए, वो उनके वैज्ञानिक जो है उनसे संपर्क किया जाए। और शरद जी ने जो बहुत अहम बात बोली है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कल्चर्स वगैरह बने हैं, तो वो कल्चर किस तरह से वो छोटे छोटे पैकेट्स में यदि दे सकते हैं तो निश्चित रूप से वो उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है अपने किन कार्यकर्ताओं को, मतलब जो अपने योगाहार के या मतलब सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं को अगर किस तरह से प्रदान किए जा सकते हैं आदि के बारे में यदि व्यवस्था हो तो ठीक है। क्योंकि केवी के देखने का लिए अपना समय न जाए। निश्चित रूप से किसान लोग जो आ रहे हैं वो वहां के किसान क्या कर रहे हैं, रघुवंशी जी या शरद जी या फिर परिहार जी ये जो कर रहे हैं, क्योंकि केवीके का मॉडल अब देश में हमने कई जगह पे 5-5 तो केवीके मैंने देखे हैं, तो उनका आमतौर पर जो सरकारी ढांचा है वैसे रहता है। सरकारी ढांचे के में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन किसान जो अपने खेत में काम करता है, किसान के प्रयोग देखना है, किसान के मॉडल्स देखना है, ताकि वो अपनाने में सुविधा बाकी औरों को हो। तो इसलिए किसानों की विजिट स्पेशली मेरे मन में जो है कि भाई शरद जी का जो चारा बनाने का और उसका ये जो है वो यदि देखे तो निश्चित रूप से काम बढ़ सकता है। या जो रघुवंशी जी का फार्म है, अलग अलग प्रकार के मॉडल्स वहां पे जो है उसके लिए समय देवे। गौशाला का भी आपका जैसा है कि गौशाला के भी काम बढ़े, मतलब इससे किसान को डायरेक्ट फायदा हो और वो अपने क्षेत्र में काम कर सके। ऐसे चीजों को प्रायोरिटी दो। 10 चीजें देखने के बजाय 4 भी देखी, 3 भी देखी तो भी चलेगा, लेकिन किसान अपनी तरह से वो समझे और अपने जगह पे जाके उसको रिप्लिकेट कर सके। इस तरह के चीजों का ध्यान आप लोग देवे, यह मेरा एक बिंदु था। दूसरा जो बिंदु है कि भाई जो व्यवस्था है, मतलब वहां पे कल की चर्चा में ये भी हुआ कि समझो किसी कारणवश जैसा बारिश है आ गई या किसी कारणवश हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं या कम समय दे रहे हैं, तो वहां पे क्या क्या चीजें हैं, रघुवंशी जी, शरद जी या परिहार जी जो भी है, जिनके फार्म देखना है या गौशाला भी देखना है, तो इनका पहले से ही एक वीडियोकरण करके कि भाई यहाँ पे ये चीजें है। अगर हम देख पाते हैं डायरेक्टली तो अलग ही चीज है, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं देख पा रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही बना रहे तो निश्चित रूप से वो जो मेंबर्स है, जो विजिट करता है, उनके साथ में अब उनको डिजिटल भी दिया जा सकता है ताकि उनके पास में वो यादें बनी रहे।
और वहां पे किस तरह से देखा जाएगा, वहां पे कौन से सेक्टर्स देखे जाएंगे, स्पेशली रघुवंश जी का जो फार्म है 80 एकड़ का, तो किस तरह से वहां पे भ्रमण होगा, उसका भी एक टाइम फ्रेम और जो घूमने का तरीका होगा वो भी अगर तय होता है तो निश्चित रूप से उसमें भी अपना समय बच जाएगा। ये भी एक सुझाव जो था वो सुझाव मन में आया। और तीसरा एक बिंदु है कि परिहार जी को जो आपने या सब मिलकर हम काम दे रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी, कृषि अधिकारी सबको बुलाना है, लेकिन उसमें पवन जी से चर्चा जो हो रही हमारी हमेशा, तो उनका यही कहना है कि ठीक है उसमें सिलेक्टेड नहीं तो अपन 10 अधिकारी को बुलाते हैं, तो 10 की मतलब उसमें राजनेता भी होते हैं, समाज कार्यकर्ता भी होते हैं, प्रशासनिक भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं, तो सबकी अपेक्षा रहती है भाई झूठ दिखने के बाद हमको 5 मिनट बोलने दो, 10 मिनट बोलने दो। इन अपेक्षा वालों को पहले से ही सूचित करना है कि भाई आपको सिर्फ वहां पे ऑडियंस करके बैठना है, मतलब आप लोग जो तय करेंगे 2 4 5 बोलने वाले हो उनको चिन्हित कर ले, लेकिन बाकी सबको ये बोलना है कि भाई हमारे किसानों की सक्सेस स्टोरी जो है, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में काम किया है, उनकी सक्सेस स्टोरी देखने के लिए, सुनने के लिए आप वहां पे आइए, आप लगे तो उनसे वार्तालाप कीजिए, ताकि गवर्नमेंट के अधिकारी और ये प्रशासनिक अधिकारी है, इनके पास में किसानों की बात पहुंच जाए। और बार बार जो सरकार कहती है और बाकी लोग बोलते हैं भाई ऐसा तो कोई डेटा ही नहीं है, ऐसे तो कोई एक्सपेरिमेंट होते ही नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पहले सेशन में 9 तारीख को अगर संभव है तो वहां पे हम सक्सेस स्टोरीज वाले कुछ किसान ही बुलाने वाले हैं और वो ही अपनी बात रखने वाले हैं। और ये बातों से प्रशासन और बाकी जो अन्य कार्यकर्ता जो अभी ऑर्गेनिक पे नहीं है, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, संदेश मिलेगा। तो ये पहले से ही उनको कह दिया जाए, नहीं तो वरना फिर मुझे तो मुन्नीलाल जी ने बुलाया था और वहां पे 2 मिनट बोलने भी नहीं दिया, तो गलतफहमी हो जाती है। तो ये सावधानी रखे, ये मेरे मन में आया, इसलिए मैंने मेरी बात रखी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव रखा है आपने, क्योंकि आप आदमी जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। हम मंच पे जाएंगे, हम बोलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये होता है, हर व्यक्ति का होता है। तो हम जब आमंत्रित करेंगे तो उनसे बिल्कुल क्लियर कटली हर चीज की बात करेंगे। अगर कोई बोलने वाला व्यक्ति है, अगर उस लायक है, सम्मान देने लायक है, मंच पर बिठाने लायक है, तो हम उनको वैसी व्यवस्था करेंगे। अगर वो कुछ अपना सुझाव देना चाहते तो वो क्या देंगे, वो भी हम पहले उनसे उसी समय ले लेंगे कि आप कितना देंगे और कितने समय बोलेंगे। फिर वो बात लेकर के हम सदन में बताएंगे सदन को। जब सदन जो है बता देगा कि हाँ ये ठीक है तो और इनको उचित भी है, तो अपन फिर ये इस बात को कर लेंगे। और ऐसे प्रशासनिक को बुलाना ठीक है, हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं इससे वो परिचित हो जाएंगे, उससे जानकारी हो जाएगी उनको कि हमारे कौन कौन किसान क्या कर रहे हैं। तो जैसे चाहे वो केवीके के हों, चाहे किसी भी प्रशासनिक हो, तो वो उनकी जाके मदद करें, उनसे संपर्क करेंगे अगर कहीं ऐसी जानकारी नहीं है। इस प्रकार की जानकारियां अपन इस संबंध में चर्चा करेंगे आगे आने वाले। एक और काम, एक बात छूट गई थी कि बजट के बाद हमारा शाम को नर्मदापुरम जाने नर्मदा जी की आरती, दीप दान करने का भी होना चाहिए शाम को। उनके दर्शन, और जिनको नहाना है वो नहाएं, जिनको दर्शन करना है दर्शन करें, जिन्हें आरती करना है वो आरती करें। 1 घंटे का समय, आधा घंटे का समय नर्मदा मैया को भी हर हालत में अपन को रखना है शाम को। फिर वहां से वापस आने के बाद फिर जो है इटारसी आना है रात में 8 बजे तक। फिर अपन को कल की तैयारी करना है, ये भी उसमें जोड़ना है, नर्मदापुरम का दर्शन जरूर हो। वहां की व्यवस्थाएं भी करना है, जहां अपन जाएंगे तो वहां नर्मदापुरम में, तो वहां अगर अपन दीपदान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो वहां की व्यवस्थाएं भी अपन को कराना पड़ेगी। आरती वगैरह की कौन करेगा, कैसे करेगा, ये भी शरद भैया अपन को देखना है वहाँ। हाँ तो ये अपने वो कहाँ गए मेहरा साहब, आरती वाला मेहरा साहब बोले आरती अरे वहाँ वो बोलो ना, आरती का कैसा आप बोल रहे हैं? आरती वहाँ आरती कर, आरती वहाँ होती है। अच्छा, कल देख लेंगे, उस समय अपन वहाँ पहुंच जाए तो आरती तो नियमित होती ही है, और दीपदान कर लें। उस दिन जो आरती कराते हैं
जो आरती कराते हैं उनको बताना पड़ेगा कि हम क्या अपना बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, हमारे लोग हरिद्वार से और सारे उनसे भिन्न राज्यों से आ रहे हैं, वो आरती में शामिल होंगे, आरती करेंगे। तो उनके बारे में थोड़ा पूछ लें कि उसके क्या नियम है, क्या वो है, और कब आरती होती है, वो समय भी अपन निर्धारित कर लें। तो मैं सदन को एक सुझाव रखना चाहता, जैसे अपन नर्मदापुरम जाएंगे नर्मदा जी के घाट पे, तो पहले भले 15 मिनट झाड़ू लगाएं, लेकिन सब लोग उसको साफ जरूर करेंगे। 15 मिनट सब मिल के नर्मदा जी का जो बढ़िया भैया, घाट है बहुत बढ़िया, बहुत उसको बढ़िया। धोने का काम और साफ करने का काम, जितना दीपदान जरूरी है उतना घाट को साफ करना जरूरी है। तो ये कार्य जरूर सब लोगों को इसका पुण्य का भागीदार बनाएंगे। जी जी जी। इसमें आ गया ना जो हमारे पवन जी ने वो नारा दिया था ना, जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा, तो निर्मल स्वच्छता वाला कार्यक्रम आ गया। जैविक का आ ही गया है, योग का चल ही रहा है। जी जी, नशा मुक्ति और इसकी बात अपन और करते ही हैं। वहां भी रमेश सर एक बोर्ड रहेगा, मतलब एक अपना वो रहेगा बैनर, तो वो अपन नर्मदा जी के वहां पे लगा के, बैनर होना जरूरी है वहां पे। हाँ, ऐसा वहाँ बैनर मेरा जरूरी सुझाव है। हाँ, एक बैनर बनेगा वहाँ बैनर, क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे, बैनर रहेगा, तो वही तस्वीर बना के उसको प्रिंट करके, मतलब जो अपन लोग रहेंगे तो वो भी कोई अपने कैमरे में ले जा सकता है या वैसे। शरण भैया, दिनेश जी ने नोट कर लिया है बैनर की डिजाइन, और क्या करना है उसमें लिखा जाएगा, स्वच्छता अभियान या स्वच्छ कार्यक्रम या जो भी है, मतलब नर्मदा जी का वो सर, तो घाट में सर एक 15 मिनट वो पूरा वो रहेगा। और रघुवंशी भैया वो हमारा बता देंगे कैसे झाड़ू लगाना है, तो वो एक्सपर्ट है, तो वो पूरा वो बताएंगे कैसे सफाई का, मतलब वो बहुत इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब तो वो पूरा उसको प्रस्तुत करेंगे कैसे। और सर जब पूरा सदन झाड़ू लगाएगा नर्मदा जी के घाट में, तो उसकी खुशबू जरूर एक दूर तक फैलेगी सर। बिल्कुल। और नर्मदापुरम में माँ नर्मदा जी का स्तोत्रम होगा, वो उसकी भी व्यवस्था हो जाए, साउंड वगैरह की कुछ ऐसा लग जाता है तो अपने वहाँ कार्यक्रम चलता रहेगा, वो बजता रहेगा, तो एक वातावरण बहुत पवित्र और अच्छा होगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सुझाव आए। देखिए आज एक और महत्वपूर्ण सुझाव आ गया है। और अब और किसी का कोई सुझाव हो, 8 बज गए हैं, तो सादर आमंत्रित है। ओम सर जी सुजाता बहन जी। सर मेरा सुझाव तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से जो लोग आने वाले हैं, तो उन तारीख तय हो जाने के बाद आप तारीख बोल दो, ताकि उनको भी बता सके, और जो जितने आएंगे उनको सबको फोन करने पड़ेंगे। बहन जी जल्दी से जल्दी तारीख क्लियर हुई जा रही, बस एक आध दिन का और वेट करिए, तारीख बिल्कुल, और लगभग संभवतः तो वही तारीख है, लेकिन फिर भी क्लियर हो जाएगी, और जल्दी से जल्दी क्लियर होने वाली है। बहन जी आप सबका स्वागत है। सर वहाँ पे रहने का और खाने का भी खर्चा जो होगा वो लगने वाला है क्या? वो भी बताना पड़ेगा ना उनको? नहीं कोई खर्चा नहीं, अब ये लोग बुला रहे हैं तो अब अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है, तो इसलिए जी रघुवंशी जी क्या इशारा कर रहे हैं? अरे पहला मित्र के यहाँ, दूसरा पिता के यहाँ, और तीसरा स्वयं के यहाँ। अब चौथा घर मैंने कौन सा छुपाया वो शरद भैया बता देंगे। इनके यहाँ कोई टाइम टेबल कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अब एक बहन जब भाई घर बहन के यहाँ, सुजाता जी चौथा घर बहन के यहाँ महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। अच्छा कोई समय नहीं, कोई खर्चा नहीं, वो तो सब सारी चीजें हो जाएंगी। सुजाता बहन जी कह रहे हैं कि आप लोगों को महाराष्ट्र आना पड़ेगा फिर। हाँ तो उसकी वो एफडी करवा लेना, अपन डिपॉजिट कर दें, वो एफडी तो बढ़ती रहेगी, अभी जिस दिन भी कैश कराना होगा करा लेंगे। जब भी इसके बाद महाराष्ट्र में होने वाला है, मुझे मालूम है, जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र में कार्यक्रम होने वाला है, मैं समझ रहा हूँ। तो ऐसा है, जब हमारी बहन हमारे यहाँ आती है, तो अब बहन के लिए अभी खर्चा वर्चा कौन सा क्या किधर का कैलकुलेशन चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, काय का हिसाब किताब जोड़ा जा रहा है। नहीं सर, बाकी लोग पूछ रहे थे ना, फोन किया था मैंने, तो वो बोल रहे थे, तो मैंने बोला था खर्चा तो नहीं है, हमें जाने आने का लगेगा, लेकिन भी फिर भी मैंने पूछा है आपसे।
हाँ अब सुजाता बहन, अगर ईश्वर हमको इतना बनाता तो मैं तो अपनी बहनों के लिए है ना वो हेलीकॉप्टर भेज देता और वो सब कुछ लगा देता, लेकिन अभी ठीक है, आप लोग आ जाओ, नहीं सर, बस नहीं सारी आपने व्यवस्था आपके भाइयों के यहाँ हो जाएगी। भाई ने बुलाए आप हुए आइए, हमारे लिए बहुत है। चलिए सबको बता दीजिए कि आपको आना है और जी, और किसी का कोई सुझाव, सवाल, मार्गदर्शन? उसमें ये गुरुदेव, मैं एक चीज जोड़ रहा था कि वो जो अपन विजिट का वो जिन अधिकारियों को अपन बुलाएंगे अतिथि के तौर पे, तो उनका समय निर्धारित बोलने का जो है ना, किसको कितने मिनट देने हैं वो पहले तय कर लेंगे अपन। हाँ, वे पहले ही तय कर लेंगे बस। हाँ, पहले ही उनको समय दे देंगे। आपका 5 मिनट है साहब, आपका 2 मिनट है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, आदमी क्या है, जब बोलना शुरू करता है तो उसको होश आवाज नहीं रहता है कि मुझे कितना बोलना है, अगले के लिए कितना समय बचा है, वो उसको पता ही नहीं रहता है। मैंने रघुवंश जी, आप जी। जो उस समय शायद थे नहीं थे, हमने ये कहा कि 1 घंटी लेना है और घंटी बजेगी और वो माइक छोड़ देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। घंटी 1 मिनट, आधा मिनट पहले बजा दी जाएगी कि भाई आपका समय हो गया है, और उनको बता दिया जाएगा। चलिए, तो आज का, हाँ, आज लगभग कई विषयों पर चर्चा हो गई है, और अब मैं किसी का, हाँ, फाइनल कमेंट आदरणीय, और प्रशासन को जाके अभी ये भी बताना पड़ेगा कलेक्टर साहब को और यहाँ के एसपी साहब को, ये जो कार्यक्रम है इसकी जवाबदारी किसको दी जाएगी वो भी अपन तय कर लें। हाँ, ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, हमेशा यही अपन को बताना है कि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, हम लोग आपस में एक संगठन मिलजुल के कर रहे हैं, और उनसे भी चर्चा करेंगे कि भैया आप कोई सहयोग देना चाहते हैं तो आप सहयोग करिए, इसमें सब सहयोग आपस में हम लोग सहयोग करके, और ये कार्यक्रम किसानों के हित में, देश के हित में कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों के मन में आया तो हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं, ये अपन को जरूर चर्चा करना है, क्योंकि कार्यक्रम जब होता है तो लोग आगे सोचते हैं, पत्रकारों को भी सोचते हैं कि अरे भैया कोई बहुत बड़ा फंड आ रहा होगा, इसलिए शरद भैया और ये लोग सब लग गए हैं, तो इसमें अपन सर, को मैं किसी अधिकारी से चर्चा कल कर रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि बोले सर कैसा आपका कार्यक्रम है, हमारा कहा कि ये पतंजलि के बढ़ते कदम है जैविक आहार की तरफ, ऐसा करके उनको बताया था कि ये नए हमारे कदम बढ़ रहे हैं जैविक आहार की तरफ। तो इसके विषय में प्रबुद्ध चर्चाएं हैं, और यहाँ आपको किसान, वैज्ञानिक सभी आपको के यहाँ पे मुलाकात होगी आपकी ऐसी। जी जी, चलो बढ़िया रहा। अब आप ये समापन की ओर चल रहे हैं आज। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपका कोई कमेंट? धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी, बहुत अच्छा चर्चा है रहा आज, और जो फाइनल हुआ है वो बहुत अच्छा रहा है कि जितने लोग पहले दिन जाएंगे और घूम लेंगे। मुख्य बात यही था, जो पहले बात हो रही थी कि दूसरे दिन घुमा जाएगा, उसमें फिर थोड़ा भगने का चांसेस ज़्यादा था, और इस तरह से जो पहले दिन है वो कम लोग भी रहेंगे, आपस में चर्चाएं भी हो जाएंगी, दूसरे दिन की तैयारी भी हो जाएगी, और सब लोग टहल लेंगे, सब लोग एक दूसरे से कायदे से मिल भी लेंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और फिर टाइम वगैरह सब सेट कर लीजिए, फिर सब लोग अपना अपना आने की व्यवस्था कर लें। जिनको दूर से आना है उनको रिजर्वेशन वगैरह कराना होगा, तो वो थोड़ा सा देखना होगा कि ट्रेन कब है, कैसे है, तो वो व्यवस्था लोग कर लें। और बहुत अच्छा चर्चा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और सब लोग, आप लोग जो है काफ़ी उत्साहपूर्वक इस काम को लगे हुए हैं, और सारे महानुभाव हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, क्या लेके आएंगे? आवाज आ रही है भगवान जी? ओम कौन कौन टिप्स लेके आएंगे? मैं कम से कम 100 लोगों को आपकी औषधीय पौधे चाहिए आपसे। आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद नेटवर्क में नहीं है। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। जी आदरणीय भाई, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आपका कोई कमेंट? जी,
होम। सर एक तो पहले तिथि जितनी जल्दी घोषित हो जाए तो लोगों का आने का प्रोग्राम भी जो है उसी तरह से बनेगा। तिथियां अगर सुनिश्चित हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। और एक वही था कि मतलब इसमें मेरा ये मानना है कि इसमें कितना हमारा जो इन्वॉल्वमेंट इसमें जो हो कि कम से कम खर्चे में हम इसको कैसे कर सकते हैं, कम से कम जो हमारा जो जैसा मेरा ये मानना है कि जैसे कि इसमें हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है कि हम इसको एक व्यापक रूप दे सकते हैं, पर हम इसको व्यापकता में कैसे ले जाएं कि जिसमें कम से कम पैसा इन्वॉल्व हो। तो उस तरीके की ट्रिक्स पे हमें थोड़ा सा और इसमें चर्चा करने की जरूरत है कि पैसा कम से कम इसमें मतलब इन्वॉल्व हो, और ताकि जो है इसको हम सही तरीके से कर सकें। और क्योंकि इसमें फंड्स हमारे पास इतने उपलब्ध नहीं है कि हम इसको व्यापक, जैसे कि हम सोच रहे थे कि हम इसको बड़ा एक मतलब ऐसा सम्मेलन करें कि जिसमें हमारी बड़ी एग्जीबिशंस भी लगें, लोग भी इसमें आए जाएं, काफी मतलब जो इसमें वैज्ञानिक लोगों को भी, हम बाहर के जो लोग हैं उनको भी आमंत्रित करें, तो जिसमें हमारा हम इस तरीके से इसका मतलब स्वैच्छिक रूप से इसको रखें कि लोग स्वैच्छिक रूप से इसमें भागीदारी करें और कम से कम पैसा इसमें जो है मतलब इन्वॉल्व हो। जो हमारी जो हमारा टीम है मतलब उसको कहीं बाहर ना पड़े इस पे, तो इस पे भी हमें सोचने की थोड़ा सा, इस पे भी जो ऐसी ट्रिक्स हैं कि जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे सकें और इसमें पैसा कम से कम इन्वॉल्व हो। जी धन्यवाद कुलदीप बुनियाल जी, आपने जो सुझाव दिया है कि कम से कम, चूंकि हमारा कोई ऐसा फंडिंग तो है नहीं, हमें सबको आपस में मिलजुल के सबको करना है, तो उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आपका कमेंट सादर आमंत्रित है। ओम, मुझे लगता है काफी चर्चा हो गई है, और मैं भी यही कहना चाह रहा था कि वो वानखेड़े न जाके इसका सदुपयोग हम किसानों के साथ ज्यादा संपर्क करें। और मेरा जो पहले भी सुझाव था कि किसी मुख्य अतिथि को जो अच्छे जैसे सुभाष पालेकर और या ताराचंद बेल जी शायद नजदीक पड़ते हैं वो, और वो मनोज कुमार हैं जो जिनका हमने केस स्टडी भी बनाई थी, उनको उनके अच्छे संपर्क में, तो अगर कोशिश करें तो वो उसमें आ जाए तो ज्यादा मुझे लगता है फायदा होगा। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है आपका कि कोई ऐसे विशेष जैसे सुभाष पालेकर जी हैं या कोई ऐसे हैं, उनको बुलाया जाए, तो सदन सुन रहे हैं, ऐसा प्रयास करेंगे। और आदरणीय रवि आदित्य जी, डॉक्टर किशोर भट्ट जी, आदरणीय जी 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 रवि जी जी जी, बहुत बहुत ही हम लोग का अच्छा कार्यक्रम जो है वहाँ जो चल रही है, आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा और सुंदर चल रही है। साथ ही साथ जो अभी सुभाष पालेकर जी के बारे में जो चर्चा आई, बिल्कुल ये सही है कि एक जो मुख्य अतिथि के रूप में जितने भी वैसे लोग आए जो कार्यक्रम के साथ साथ जो किसानों को काफी मोटिवेट कर सकें, क्योंकि ज्यादातर समूह में क्या होता है कि अगर बड़े मुख्य अतिथि हैं जो जैसे प्रशासनिक अधिकारी लोग तो सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वैसे लोग रहे जो किसानों के लिए उचित मदद उनको कर सके, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम को काफी सीमित और प्रभावशाली करना है, तो उसमें वैसे लोग कारगर होंगे जैसे सुभाष पालेकर जी या उस तरह के लोग जो मोटिवेट कर सके, एज ए मोटिवेटर उनके लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। अब हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपका फाइनल कमेंट सादर आमंत्रित है। जी ओम, नमस्कार। कल चर्चा हो ही गई, आप सभी लोगों ने उसके बारे में बता ही दिया है। मुख्य अतिथि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो कर ठीक नहीं है, एक आए तो एक ही काफी है।